सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेने के कुछ सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी लोकतंत्र में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो लोकतंत्र में निर्णय लेने के कुछ सिद्धांत होते हैं। यानी निर्णयों का जो लेने की प्रक्रिया है लोकतंत्र में, वो कुछ सिद्धांतों के तहत लिया जाता है। अर्थात लोकतंत्र निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। ठीक है ना। लोकतंत्र में कुछ सिद्धांत होते हैं निर्णय लेने के, कुछ कलेक्शंस होते हैं, कुछ समूह होते हैं सिद्धांतों के, और लोकतांत्रिक निर्णय उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत लोकतंत्र के निर्णय लेने के सिद्धांतों का जो एक समूह है उसके बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक अवधारणा दुनिया के सभी प्रशासनिक अवधारणाओं से क्यों अलग हो जाती है। क्यों लोकतांत्रिक अवधारणा एक जीवन पद्धति या जीवन प्रणाली बन जाती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने के सिद्धांतों का कुछ समूह होता है। यानी लोकतंत्र में निर्णय जिन सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कोई भी लोकतांत्रिक निर्णय दुनिया के अन्य प्रशासनिक और शासनिक ढांचों से लोकतंत्र को अलग कर देती है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान जो सबसे पहले सिद्धांत का प्रयोग होता है वह होता है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। पहला होता है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। इसका क्या मतलब हुआ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सरकार का निर्माण करते हैं असल में वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जो सरकार बनती है या लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की अवधारणा इस समय पूरी दुनिया में चल रही है वो जनरली प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या मतलब हुआ इसका कि लोकतंत्र की अवधारणा में सरकार का प्रत्येक सदस्य, मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य जनता का प्रतिनिधि है। जनता के समस्याओं का, जनता की चिंताओं का, जनता के आवश्यकताओं का, जनता के प्रति कर्तव्यों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो एक प्रतिनिधि है। लोकतंत्र में जहां आज एक देश की करोड़ों में जनसंख्या है, वहां जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग नहीं ले सकती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। केंद्र में सांसद, राज्यों में विधायक, या केंद्र में संसद सदस्य, राज्यों में विधानमंडल के सदस्य, ये प्रतिनिधि हैं और यही प्रतिनिधि जाकर सरकार बनाते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री। ये क्या हो गए? प्रतिनिधि हो गए। ये जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो भी काम करेंगे उसमें जनता की सहभागिता दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य क्या होगा? जनता द्वारा किया हुआ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता ने इनको चुनकर भेजा है। जनता के प्रतिनिधि हैं। इसको कहते हैं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। और जनता इन्हीं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी लोकतंत्र का पहला जो सिद्धांत है वो प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत है। सरकार जनता की प्रतिनिधि है। सरकार जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही अपने कार्यों को पूर्ण करती है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत अगला जो सिद्धांत प्रयोग किया जाता है वह है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। पहले जमाने में राजा महाराजा का जो जमाना होता था, राजा महाराजा, सम्राट, बादशाह, सुल्तान, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे। ये जनता के प्रति बंधे नहीं होते थे। तलवार के बल पर सत्ता पाया। प्रत्येक शासक अपने आप को स्वयंभू मानता था। उसके मुख से निकले वचन ही जनता के लिए कानून हो जाते थे। जब तक तलवार में शक्ति था तब तक उनके शासन सत्ता बनी रहती थी।
हालांकि बहुत सारे कल्याणकारी राजा भी हुए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन जब राज्य और दायित्व में से एक को चुनना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुछ शासकों को भले ही छोड़ दिया जाए, किसी शासक ने अपने राज्य या अपने साम्राज्य के हितों को ताक पर रखकर कभी भी जनता के हितों को नहीं स्वीकार किया। कुछ राजा थे, मैं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ता स्वयं को मानते थे। वो अपने आप को जनता के प्रतिनिधि नहीं मानते थे, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, वो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते थे। उनके हित में ही ईश्वर की इच्छा ईश्वर की इच्छा मानी जाती थी। इसलिए राजा का प्रत्येक आदेश ईश्वर का आदेश माना जाता था। कुछ तो ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण भी कहा है। वो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि नहीं मानते थे, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आया, प्रतिनिधित्व सरकार के सिद्धांत ने सबसे पहले सरकार को उत्तरदायी बना दिया कि हम आपको चुनकर भेज रहे हैं, आप हमारे हितों के प्रति, आप हमारे समस्याओं के प्रति, आप हमारे कल्याण के प्रति उत्तरदायी हैं। और अगर नहीं उत्तरदायी होंगे, अगर आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ना जवाबदेही को स्वीकार कर रहे हैं, ना दायित्व को स्वीकार कर रहे हैं, 5 साल के चुनाव के बाद आपको धूल चटा दिया जाएगा, आपको जमीन पर ला दिया जाएगा, आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। 5 साल का जो नियतकालिक चुनाव है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यह सरकार को जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व का भान कराती है। वो बताती है कि आपके उत्तरदायित्व क्या है, आपको किस लिए हम लोगों ने भेजा है। जनता के उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती है। जनता 5 साल के बाद उनके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। इसीलिए सरकार हमेशा उत्तरदायी बने रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बने रहते हैं। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार तुरंत गिर जाएगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत है, ठीक है ना। एक एक मंत्री प्रत्येक कार्यों के लिए अपने सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह हो जाता है और अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार हो जाता है। उत्तरदायित्व ही लोकतंत्र को विश्व के अन्य प्रशासनिक और शासनिक प्रणालियों से अलग करती है। समाजवाद, साम्यवाद या तानाशाही, नाजीवाद, फांसीवाद, राजतंत्र, इन प्रणालियों से अगर लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित होती है तो उसमें दायित्व का सिद्धांत सर्वोपरि माना जाता है। अन्य जगह दायित्व ही नहीं है। जब उत्तरदायित्व ही नहीं है तो जवाबदेही क्या होगा। लोकतांत्रिक सरकार रिस्पॉन्सिबल भी होती है और अकाउंटेबल भी होती है, यानी उत्तरदायित्व के साथ साथ जवाबदेह भी होती है, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है जनता के समक्ष, संसद के समक्ष। इसके अलावा लोकतंत्र में जो अगला सिद्धांत है वह है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत। लोकतंत्र में सरकार का गठन, सरकार का नियंत्रण और सरकार का संचालन संविधान के आधार पर होता है, तलवार के बल पर नहीं होता है। विभिन्न संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही सरकार का गठन होता है, सरकार का नियमन होता है, नियंत्रण होता है और सरकार का संचालन होता है। सबके लिए संविधान है। नियतकालिक चुनाव होते हैं, जनता भाग लेती है, बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। सरकार हमेशा इस बात का ध्यान देती है कि वह जनता की प्रतिनिधि है, वो दायित्व है जनता के प्रति, उसका दायित्वों का निर्वहन करके वो 5 साल गद्दी पर रह सकती है। तो संवैधानिक सरकार का सिद्धांत जो है वो लोकतांत्रिक संचालन की प्रक्रिया को वो अन्य
अन्य शासनिक प्रणालियों से अलग करता है। प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, अब ये जो फैक्टर है वो लोकतंत्र को अभी तक जितनी भी शासन की अवधारणा है टोटल अलग करता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, चीन भी अपने आप को अकाउंटेबल कहता है, चीन भी अपने आप को प्रतिनिधि सरकार कह सकता है, संवैधानिक सरकार भी कह सकता है, संविधान हर जगह है। दुनिया के जहां साम्यवाद है, समाजवाद है, सब जगह कुछ ना कुछ संविधान है, कुछ ना कुछ अवधारणाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिना नियम कानून संविधान से चल रहा, हर देश में चल रहे हैं। आज का जो सभ्य समाज है इसमें राज्य का निर्माण कुछ नियम कानून के संग्रह के आधार पर होता है। हर के अपने अपने हैं, जहां राजतंत्र, जहां लोकतंत्र है। यानी उत्तरदायित्व का सिद्धांत का सरकार, प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत तो समाजवादी सरकारों में भी है, साम्यवादी सरकारों में भी है, राजतंत्रात्मक सरकारों में भी है। तो लोकतंत्र अलग कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत है। अब आप कहेंगे प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत कैसे अलग हो जा रहा है, सबको कर दे रहा है लोकतंत्र को? देखिए, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत यह कहता है कि सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के रूप में जनता के समक्ष हमेशा हमेशा दो या दो से अधिक विकल्प मौजूद रहेंगे। जिन देश में केवल एक पार्टी की सरकार है उनके वहां भले ही ऊपर वाले तीनों हों, लेकिन अगर प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। जैसे चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना है, वो अपने आप को कह रहा हम उत्तरदायित्व है, हमारे पास अपना नियम कानून है, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, साम्यवादी हितों का संवर्धन कर रहे हैं, सब कह रहा वो। लेकिन हर साल या हमेशा के लिए एक ही पार्टी की सरकार है तो लोकतंत्र, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जनता अगर चाहे कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना को वहां से हटाना चाहे, सी जीडीपी को हटाना चाहे, क्या हटा पाएगी? नहीं हटा पाएगी। समाजवादी सरकारों में क्या हटा पाएगी? नहीं हटा पाएगी। जहां राजतंत्र है खाड़ी के देशों में, क्या राजा को हटा पाएगी? नहीं हटा पाएगी। कोई चॉइस ही नहीं। ये लोकतंत्र नहीं हुआ। लोकतांत्रिक सरकार में प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत अनिवार्य है, अपरिहार्य है। जिन देशों में, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता क्या हो गई। जनता के समक्ष सरकार बनाने के लिए दो या दो से अधिक पार्टियों का विकल्प हमेशा मौजूद होना चाहिए। सरकार, जनता जिसको चाहे सरकार के लिए जिस पार्टी को चुने, उसके पास विकल्प मौजूद है। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। ठीक है, इससे अव्यवस्था पैदा हो जाता है। भारत इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी सरकार, कभी इतनी पार्टियां मिलकर सरकार बना ली, बस बहुमत ही तो चाहिए, 10 लोग मिलकर बहुमत बना लिए, सरकार बन गई। लेकिन इसमें जनता के हितों को प्रदर्शित करने वाले बहुत लोग पैदा भी हो गए, बहुत सारी पार्टियां आ गई। विकल्प तो मौजूद है, जनता की समझना, चॉइस तो है, चॉइस तो जनता के समक्ष है ही कि भाई जिसको चुने, जनता का जिसमें विश्वास है उसको करेगी। तो प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि प्रतियोगिता के रूप में विभिन्न दलों की उपस्थिति, एक दल नहीं तो दूसरा दल, दूसरा दल नहीं तो तीसरा दल, तीसरा दल नहीं तो चौथा दल, यानी जनता के समक्ष सरकार निर्माण के हेतु दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां विकल्प के रूप में प्रतियोगी के रूप में हमेशा उपस्थित होनी चाहिए। चॉइस में कोई कमी ना हो। जहां चॉइस ही नहीं है वहां भले ही प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत हो, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत हो, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत हो, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जनता के पास चॉइस नहीं है। जनता को एक पार्टी की तानाशाही को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जनता को एक व्यक्ति के तानाशाही को स्वीकार करना पड़ रहा है, मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती है, यहां मजबूर नहीं है। प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत जनता के समक्ष बहुत सारे लोकतांत्रिक विकल्प समक्ष रखती है जनता के समक्ष,
वो विभिन्न पार्टियों में से किसी एक पार्टी को स्वीकार कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो अगला अंतिम सिद्धांत प्रयोग किया जाता है वह जनसंप्रभुता का सिद्धांत। लोकतंत्र में पहले जमाने में राज्य संप्रभु होता था। भाई जब राज्य को, सरकार को, राजा को, सम्राट को, बादशाह को ईश्वर का अवतरण माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, जिल्ले इलाही, नियामते खुदाई, जिल्ले इलाही, नियामते खुदाई, ये क्या था? जनता सुल्तान प्रतिनिधि है, सुल्तान प्रतिबिंब है इस पृथ्वी पर ईश्वर का, अल्लाह का। ऐसे बहुत सारे हिंदू राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, ठीक है ना। लेकिन जब लोकतांत्रिक अवधारणा आधुनिक विश्व में जब पहली लोकतांत्रिक अवधारणा स्थापित हुई तो जो संप्रभुता माने अंतिम शक्ति, अंतिम पावर जो राज्य के अंदर था, अब किसके अंदर आ गया? जनता के अंदर आ गया। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये क्या बता रहा है कि संविधान के अंतिम निर्माता, असली निर्माता जनता है। संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। वैसे भी लोकतंत्र में प्रभुसत्ता अंतिम रूप से जनता में ही निहित होती है। जनसंप्रभुता का सिद्धांत इस बात को इंगित करता है कि लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है, जनता ही सोवरेन होती है, सोवरेनिटी वो जनता में ही निहित होती है, ठीक ना। यानी जनता अंतिम रूप से समस्त शक्तियों, समस्त क्षमताओं को अंतिम रूप से धारण करती है। इसीलिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहा गया, हम भारत के लोग। हालांकि संविधान तो संविधान के लोग बना रहे थे, हम संविधान के लोग नहीं, उन्होंने कहा। वो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि मान रहे थे और इस संविधान का अंतिम निर्माता जनता को माने थे, उन्हीं समर्पित करते। वी द पीपुल ऑफ इंडिया ये जन संप्रभुता के सिद्धांत को वर्णित कर रहा है, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता, निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता और इन्हीं सिद्धांतों की उपस्थिति के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा अब तक, जब से यह पृथ्वी का निर्माण हुआ, सभी शासन की अवधारणाओं में लोकतंत्र को बिल्कुल अलग पहचान प्रदान करती है। लोकतंत्र की अवधारणा अन्य अवधारणाओं से टोटल अलग हो जाती है। तो आज हम लोगों ने लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत जिस सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग जाना। लोकतंत्र के जो भी गूढ़ रहस्य थे, अपने मैंने पिछले कई लेक्चरों को मिलाकर लोकतंत्र के आदर्श या मूल्य हो गए, लोकतंत्र निर्णय लेने की विधि हो गई, लोकतंत्र की विशेषताएं हो गई और आज ये निर्णय लेने के सिद्धांतों सभी। इसके तहत मेरा कोशिश ये था कि लोकतंत्र की अवधारणाओं, जो मूलभूत विशेषताएं हैं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य है, जो सिद्धांत हैं, इनको बताया जाए। क्योंकि लोकतंत्र का वर्णन जब किया जाता है तो ऊपरी ऊपरी बहुत सारी चीजें बता दिया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में, जहां एक शब्द ही, अब लोकतंत्र निर्णय लेके सिद्धांतों का एक समूह है, निबंध ही आ गया या पॉलिटी में ही आ गया सेकंड पेपर में, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा जान ही नहीं रहा वो कैसे लिख पाएगा। तो इसीलिए मैं लोकतंत्र के लेक्चर के बारे में पूरा सीरीज ही प्रारंभ कर दिया कि लोकतंत्र से कोई भी प्रश्न, चाहे वो जीएस में आवे, चाहे वो निबंध में आवे, चाहे पॉलिटिक्स में आवे, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आवे, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो 10 साल का किसी में आवे, किसी भी पेपर में आवे, यूपीएससी या यूपीपीसीएस के, वो आपका गलत ना हो। इसलिए लोकतंत्र का एक सीरीज मैं चला रहा हूं। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।